नमस्कार, मैं हूं बरखा सिंह। आज मैं मौजूद हूं अनूप शहर में, जहां पर हमारे साथ यहां की कांग्रेस महिला जिला अध्यक्ष प्रज्ञा गौड़ जी हैं। प्रज्ञा जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। थैंक यू मैम। प्रज्ञा जी, बताइएगा कि आप इससे पहले अभी नगर निकाय के चुनाव में चेयरमैन प्रत्याशी रही हैं, तो आपका अनुभव कैसा रहा? पहले मेरे सभी नगरवासियों को और देशवासियों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। चेयरमैन पद के लिए मैम जब मैं खड़ी थी तो मुझे नहीं पता था कि मेरे नगरवासी, मेरे अपने लोग मेरा इतना सम्मान करेंगे और इतना प्यार देंगे। जब मैं डोर टू डोर गई, दरवाजे तक जाने के बाद जो लोगों का प्यार और सम्मान मुझे मिला तो गदगद हो गया मेरा मन और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो मतलब ये प्यार इससे पहले नहीं था, जब आप चुनाव में उतरी हैं तब ये प्यार मिला है आपको? मैम प्यार पहले भी होगा, लेकिन मैं समझ कैसे पाती हूँ उसको। जब तक मैं डोर टू डोर नहीं जाती तो मुझे कैसे महसूस होता कि लोगों का क्या अटैचमेंट है मेरे लिए। तो लोगों ने बहुत सम्मान की दृष्टि से मुझे देखा और मुझे बहुत अच्छा लगा। लोगों ने इतना प्यार दिया, तो हम पहले और भी ये जानना चाहते हैं कि आपके परिवार में कौन कौन है? मैम मेरे परिवार में मैं, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे हैं और मेरे हस्बैंड के भाई भी हैं, मेरे डैडी, बहन, भाई, काफ़ी अच्छा भरा पूरा परिवार है मेरा। तो परिवार के सभी लोग आपका सहयोग किए हैं? जी मैम, एक मिडिल क्लास फैमिली से यदि कोई लेडी आपके सामने यहाँ बैठी हुई है और वो इलेक्शन भी लड़ चुकी है, वो भी जनरल सीट पर, वो कोई रिजर्व सीट नहीं थी, एक जनरल सीट पर मैंने इलेक्शन लड़ा, तो समझिए कि परिवार का पूरा सपोर्ट मेरे साथ है। तो आपका पति का कितना सहयोग रहा है? मैम वो तो हर मौके पर, हर मुद्दे पर मुझे सपोर्ट करते हैं और जहाँ तक मैंने राजनीति को चुना तो उनके सपोर्ट से ही चुना, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि महिलाओं के लिए इस स्कोप को, इस क्षेत्र को अच्छा नहीं समझते हैं लोग। लेकिन मेरे पति का विश्वास था, सहयोग था और पूरी फ्रीडम उन्होंने मुझे दी, तो वो साथ थे। तो जब चुनाव में आप आए तो आपको कांग्रेस से टिकट उस टाइम पर नहीं मिला था, ये टिकट जो है आपको बहुत लास्ट में मिला है, तो अगर ये पहले मिल जाता तो क्या अब जो इस टाइम स्थिति है वो स्थिति नहीं होती? जी मैम, मैं समझ पा रही हूँ, क्योंकि उस समय मेरी स्टार्टिंग थी तो लोग मुझे सम्मान दे पाए, प्यार दे पाए, लेकिन वो भरोसा नहीं जता पाए कि मैं एक सशक्त महिला के रूप में उनके लिए खड़ी हो सकती हूँ। आज उनको लगता है कि हाँ मैं सक्षम हूँ, किसी के द्वारा खड़ी करी गई नहीं हूँ। लोगों में उस समय थोड़ा सा ये मिथक भी था कि कहीं किसी ने उठा के अपनी तरफ से तो खड़ा नहीं कर दिया, कहीं ये बीच में बैठ तो नहीं जाएंगी, बिक तो नहीं जाएंगी। बट आज मुझे यहाँ के लोग एक सशक्त महिला के रूप में देखते हैं और मैं कहूँगी कि लाख तलवारें बड़ी आती हों गर्दन की तरफ, लाख तलवारें बड़ी आती हों गर्दन की तरफ, सर झुकाना नहीं आता तो झुकाएं कैसे। तो मैं अपने नगरवासियों और देशवासियों के लिए सशक्त होकर खड़ी रहूँगी। अब ये भरोसा जो आप लोग मुझ पर करते हो उसे बनाए रखिए। तो ये कहा जा सकता है कि यहाँ अनूप शहर में जैसे महिलाओं की जो भी स्थिति है, तो आप ऐसे उभर के आगे आई हैं, ऐसे राजनीति में कदम रखा है, तो ये महिलाओं के लिए एक तरीके से आप उनके लिए आइडल हैं। मैं कह सकती हूँ इस बात को। वैसे ये बात वो लोग अपने मुंह से कहें, वो महिलाएं माने इस बात को, तो मेरे लिए गौरव की बात होगी। इससे आपको महसूस होता है ये? मैम अब अपना सम्मान खुद ही महसूस कर लो तो मुझे नहीं लगता कि बड़ी बात है। यदि वो लोग को भी पता होता है कि मैं शायद अगर आगे नहीं आऊँगी तो आगे भी अनूप शहर में ऐसे जो महिलाएं हैं जो राजनीति में आना चाहती हैं वो भी कदम अपनी बढ़ाएंगी। हाँ, मैं एक लीडरशिप दे पा रही हूँ उनको, इतना मुझे लगता है। अब सम्मान वापस वो मुझे देंगी। तो कांग्रेस में आपका कोई आइडल है ऐसा? जी मैम, इंदिरा गांधी जी मेरी रोल मॉडल हैं और हमेशा से मैं उनको ही फॉलो करती आई हूँ, क्योंकि उस समय उस लेडी ने इतनी सख्तता से देश को चलाया कि आज तक मैं नहीं समझती इतना मजबूत कोई पीएम हुआ है हमारे देश में। परमाणु परीक्षण करने का जो निर्णय था वो अपने आप में बहुत ही साहसपूर्ण निर्णय था। उसके बाद बांग्लादेश को वो स्वतंत्र करा गई, तो वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा निर्णय था। आजकल जैसे देश में पढ़े लिखे नेता आगे आ रहे हैं और आप भी काफ़ी शिक्षित हैं, तो आपने कदम बढ़ाया है, तो आपको अब तक में क्या क्या समस्याएं आई? मैम पढ़े लिखे होने की तो मैं नहीं समझ पाती कि आज मेरे आगे थोड़ा सा एक क्रिटिकल सिचुएशन आ गई है कि मैं अपनी युवा पीढ़ी को पढ़ा लिखा कैसे समझूं। जो एक बहाव में बढ़ते चले जा रहे हैं ये लोग, तो इनकी पढ़ाई, इनकी शिक्षा किस काम की, जब हम लोग किसी के बहाव में बह जाएं, अपनी शिक्षा को भूल जाएं। शिक्षा का मतलब होता है कि एक रेनेसेंस, पुनर्जागरण आना, जागरण आना। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरी युवा पीढ़ी उस तरफ सोच पा रही है, बहती चली जा रही है वो। मैं जानना चाहती हूँ, जैसे इस टाइम पे लोग, बहुत सारी पार्टियां हैं और लोग ज़्यादातर बहुत सारी, जैसे बीजेपी को पसंद करते हैं तो कोई सपा को पसंद करता है, तो आपने क्या सोच के कांग्रेस में कदम रखे हैं? मैं समझ पा रही हूँ मैम, आपका क्वेश्चन ये है कि कांग्रेस का यूपी में इस समय वर्चस्व नहीं है, तो मैंने ऐसे में कांग्रेस को क्यों चूज़ किया। तो मैम यदि मैं ये देख के चूज़ करूँ कि वर्चस्व किसका है, तो इसका मतलब तो ये हो गया कि मैं सौदा कर रही हूँ, लोगों की सेवा नहीं।
एक बहाव में बहती चली जाऊं, मैं किसी एक पार्टी को पकड़ के किसी एक समुदाय एक धर्म के लिए बहती चली जाऊं, तो वो सेवा नहीं है। मेरा एक उद्देश्य बस यही था कि मैं सोशल सर्विस करना चाहती थी और एकदम स्वतंत्र होकर अपने काम को करना चाहती थी। तो इस समय मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी ही एक पार्टी है जो पूरी स्वतंत्रता देती है, पूरा स्कोप दे रही है कि सोचिए और काम करिए बिना किसी बहाव में बहे। जहाँ तक मुझे लगता है और अदर पार्टी वो किसी एक कम्युनिटी, किसी एक समुदाय को लेकर ही काम कर रही हैं, तो मुझे वो आज़ादी नहीं मिल पाती जो आज़ादी मैं चाहती थी। अगर आपको पार्टी की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से लोकसभा चुनाव में इस बार मौका मिलता है तो आपके क्या कदम होंगे? मैम, मैं अपना सौभाग्य समझूंगी कि मुझे लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी मौका दे, क्योंकि मेरा जो मेन एम है बस वो यही है कि मैं लोगों की सेवा करूं। और मुझे लगता है कि जब तक मैं एक लीडर नहीं बनूंगी, मेरी बैकबोन मजबूत नहीं होगी, तब तक मैं नहीं सर्विस कर पाऊंगी लोगों की। तो मैं बहुत सौभाग्यशाली समझूंगी खुद को। तो और सेवा रूप में अब तक में आपने कुछ किया है? सेवा रूप में मैम अभी तक तो मैं कम्युनिकेशन कर पा रही हूँ, और जहाँ तक मुझे लगता है कि हाँ शिक्षा की तरफ कुछ काम कर सकती हूँ, स्वास्थ्य की तरफ किसी की हेल्प कर सकती हूँ, तो मैं वो कर पा रही हूँ। उससे ज़्यादा मेरे पास पावर नहीं है मैम। तो जैसे जनता से जुड़ने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या क्या प्रयत्न कर रही हैं? मैम, कभी भी हमें किसी से भी जुड़ना हो तो हमारे पास सबसे बेस्ट जो टाइप ऑफ मॉडल है वो यही है कि हम कम्युनिकेट करें उसके साथ। तो मैं लोगों से ज़्यादा बातचीत करती हूँ, उनसे मिलती हूँ, मैं जानना चाहती हूँ कि उनकी समस्याएं क्या हैं, कौन सी चीज़ें हैं वो उन्हें खुशी देती हैं, क्या वो चाहते हैं बदलाव के, क्या बदलाव होना चाहिए। तो ये सब बातें लेकर, ये मुद्दे लेकर मैं लोगों से मिलती हूँ। ऐसे आप पेशे से टीचर हैं, तो आपको घर, गृहिणी भी हैं, तो आप घर भी संभाल रही हैं, स्कूल भी देखती होंगी, तो ये आपको ये जो कार्य हैं ये राजनीति वाले, वो कैसे फिर समय निकाल पाती हैं? मैम, मुझे लगता है कि एक गृहिणी से बड़ा मैनेजर या मैनेजमेंट कोई और नहीं कर सकता। एक गृहिणी ही होती है कि घर के छोटे से काम से लेकर बड़े से काम तक को बड़ी जल्दी से कर लेती है। गृहिणी ही होती है कि कम्युनिकेट कर भी सकती है, शिक्षा भी दे सकती है, क्योंकि माँ को ही सबसे पहली शिक्षिका कहा जा रहा है। तो मुझे लगता है कि मैं एक सशक्त महिला हूँ, पावरफुल महिला हूँ, मेरी फैमिली का सपोर्ट है, तो मैं सारे काम बड़े आसानी से कर लेती हूँ। लोग चाह रहे हैं कि आप इस बार लोकसभा चुनाव में कदम रखें और जीत हासिल करें, तो इसमें आपका क्या कहना है? मैं तो कुछ कह नहीं सकती, मैं बस पार्टी का और लोगों का धन्यवाद करूंगी कि वो लोग ये सोचते हैं कि मैं इस लायक हूँ। तो सेवा रूप में कोई कार्य सोच के रखा है? अगर आप जीत हासिल करती हैं तो आप सेवा रूप में क्या कार्य करेंगे? अच्छा, यदि मुझे टिकट मिले और मैं सांसद बन जाऊं, तो मैम अब ये थोड़ा सा सोचने का और थोड़ा सा क्रिटिकल मुद्दा है मेरे देश में। मैं देखूं तो मेरे देश की जनसंख्या 1.3 बिलियन के समथिंग है, जिसमें अपने देश में 10 लाख रजिस्टर्ड हम लोगों को डॉक्टर प्रोवाइड करा रहा है हमारा कंट्री। यानी आप हिसाब लगाइए कि कम से कम एक डॉक्टर कितने पेशेंट को डील कर रहा है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में कहीं भी कोई भी सुविधा हमारे यहाँ पे मुझे दिखाई नहीं देती। एनीमिया से ग्रसित महिलाएं, एक दिन में 66 महिलाएं मर रही हैं जो प्रेग्नेंट लेडी हैं डिलीवरी के समय। तो स्वास्थ्य की फैसिलिटीज आप देख चुके हो। शिक्षा की फैसिलिटी आप देखिए कि मिडिल क्लास के मेरे भाई, मेरे बच्चे रोड पे निकल रहे हैं झंडा और बैनर उठाए, किसी विशेष पार्टी समूह के नारे लगा रहे हैं, किसी दल विशेष के नारे लगा रहे हैं। वो नहीं जानते हैं कि उनका फ्यूचर किस गड्ढे में जाता जा रहा है। शिक्षा की ये स्थिति है। जो बड़े लोगों के बच्चे हैं वो बैठे हैं कहीं चेयरमैन बनकर, कहीं अध्यक्ष बनकर, और मेरे भाई झंडा उठाए घूम रहे हैं सड़कों पर। वो नहीं जानते उनका भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। शिक्षा से दूर, स्वास्थ्य से दूर गड्ढे में जाते चले जा रहे हैं। अब मैं रोजगार की स्थिति देखूं, मेरे बेरोजगार भाइयों की, बहनों की आप बहुत लंबी तादाद देख सकते हो। यदि रोजगार नहीं होगा, शिक्षा नहीं होगी, स्वास्थ्य नहीं होगी, तो मैं कैसे कह दूं कि मेरा देश विकास की ओर जा रहा है। भुखमरी के यदि आंकड़े मैं देखूं तो 33% बच्चे ऐसे हैं जो कुपोषित हैं। उसमें भी 13% को यूएन ने ये बताया, यूएन कह रहा है खुद कि 13% बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल क्रिटिकल कंडीशन में हैं। आप इमेजेस निकाल कर देखिए गूगल पर, आपको तरस आना शुरू हो जाएगा। आप किसी भी पार्टी का झंडा बैनर भूलकर उन बच्चों की तरफ सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो मैं ये सारे काम पहले प्रायोरिटी पे रखूँगी। मतलब ये मुद्दे जो हैं ये आपने मान लिए हैं कि ये सारे मुद्दे हैं, इन पर सबसे पहले ध्यान देंगे? बिल्कुल होना चाहिए। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, शिक्षा और महंगाई जो कमर तोड़ रही है वो, ये मुद्दे सबसे ज़रूरी है। मुझे लगता है कि एक देश तब तक विकसित नहीं हो सकता। हमें सोचने की बहुत ज़रूरत है कि हम अब तक क्यों विकसित नहीं हो पाए हैं, अभी तक विकासशील हम क्यों हैं।
हम किसी पार्टी पर, किसी प्रधानमंत्री पर आरोप लगा के अपने खुद की ड्यूटीज से बच जाते हैं, जबकि मुझे नहीं लगता कि हम भी एक नागरिक की तरह सोच पाते हैं। आप भी तो वोट उसी नाम पर देते हो, आप भी तो कहीं ना कहीं वोट के लिए बिक जाते हो, तो आप कहाँ स्वास्थ्य, शिक्षा, विकास को देखते हो? तो इसमें जैसे राजनीति में जैसे महिलाएं आगे नहीं आ रही हैं, तो आपको क्या लगता है इसका क्या कारण है कि राजनीति में महिलाएं कदम नहीं रखती? नहीं, राजनीति में मैम बहुत अंतर पड़ा है। जब से प्रियंका दीदी ने उत्तर प्रदेश की कमान संभाली, 40% उन्होंने विधानसभा में महिलाओं को दिया था, तो मुझे लगता है अंतर पड़ा था। क्योंकि लास्ट टाइम आप विधानसभा का देखो तो कांग्रेस पार्टी से महिलाएं बहुत ज़्यादा उतरी थी। अब महिलाओं ने खुद सपोर्ट नहीं करा, वो एक अलग रीज़न है, क्योंकि देश कहाँ सोचता है, कहाँ बंटता है, उसका अलग तरीका है सोचने का। तो अगर कांग्रेस पार्टी आपको टिकट दे या नहीं दे वो नहीं पता मुझे, पर अगर अगदर पार्टी आपको टिकट के लिए बोले तो आपका क्या आंसर होगा? अब मैम मैं एक लाइन बोलूं पहले, आप रखिए अपने अपने सूरजों का हिसाब, आप रखिए अपने अपने सूरजों का हिसाब, मुझे तो आखिरी घर तक दिया जलाना है। प्रधानमंत्री आते रहेंगे, जाते रहेंगे, पार्टियां आती रहेंगी, बदलती रहेंगी, लेकिन ये देश हमेशा रहने वाला है, देश की जनता हमेशा रहने वाली है। तो मुझे बस देश की सेवा करनी है, जनता की सेवा करनी है। तो बस आप इसमें मेरा जवाब समझ जाइए, ज़्यादा कुछ बोलने में मुझे सेवा आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है? जी, पार्टी, प्रधानमंत्री, लोग मैटर नहीं करते हैं, सबसे ज़्यादा मैटर करती है भारत की एकता, अखंडता, और वो निर्भर करती है भारत की जनता पर, भारत के लोगों पर। तो जब तक लोगों को शिक्षित, स्वास्थ्य, विकास, महंगाई से मुक्ति, रोजगार, ये सब हम नहीं दे पा रहे हैं, तो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि कोई पार्टी विशेष का अस्तित्व रहने भी वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद हमें इतनी जानकारी देने के लिए। जय हिंद, जय भारत। और मेरे सभी देशवासियों से मेरा विनम्र निवेदन कि थोड़ा सा जागरूक बनिए, किसी एक विशेष बहाव में मत बहिए। धन्यवाद। धन्यवाद। ये थी हमारे साथ प्रज्ञा गौड़ जी, जो कि अभी नगर निकाय चुनाव में चेयरमैन प्रत्याशी भी रही हैं और काफ़ी उन्होंने संघर्ष किया, पर जीत नहीं हो पाई, पर उससे अभी भी वो दुखी नहीं है। उनका कहना था वो तो उनका पहला कदम था, अभी आगे उनको बहुत कदम बढ़ाने हैं और राजनीति में बहुत आगे जाना है। पर ये तो देखने ही वाली बात होगी कि वो राजनीति में किस कदम पर जाती हैं, वो क्या क्या और फैसले लेती हैं और कितना आगे बढ़ती हैं। तब तक के लिए बने रहिए एम न्यूज़ के साथ। मैं बरखा सिंह। If you like this video, hit the like button and press the bell icon to never miss an update from M News.